आपको पहले ही बोले हुए थे कि एंशिएंट में ज्यादा ये ईयर को लेकर नहीं माथापच्ची करना है कि ये बुक में ये दिया, ये बुक में वो दिया हुआ। दिवाली वाला जो था अयोध्या के अभिलेख में जो पुष्यमित्र शुंग है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं 2 गो, इसके बारे में उल्लेख है। तो ये ऑब्जेक्टिव। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो है हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। 18 तारीख को शायद लास्ट वीडियो आया था और उसके बाद आया ही नहीं वीडियो, ना वीडियो आया ना टेलीग्राम पे हम कुछ बता पाए, क्योंकि हम बताए थे कि घर चले गए थे। तो घर से आ गए हैं, ठीक है। तो अब वीडियो रेगुलर आते रहेगा। हम लोग का जो बैच चल रहा है बीपीएससी का, या लिख देते हैं कहीं कोना वोना में, पता चलते रहेगा। बीपीएससी 2024 को हम लोग टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, हमारा सब कोई। और अलग से एक बीए पार्ट 3 का भी बैच चल रहा है, बीए पार्ट 3 का, जो कि बीपीएससी अथी के अनुसार चल रहा है, ठीक है। और ये वाला आप लोग पार्ट 1 से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको पार्ट 1 से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एंशिएंट को जो हम लोग स्टार्ट किए हुए बिहार स्पेशल के अंतर्गत, तो इसको पार्ट 1 से कनेक्ट कीजिएगा। और आधुनिक वाला जो हम लोग कर रहे हैं वो पार्ट 3 के अंतर्गत आएगा, और वो पार्ट वो बीपीएससी के तौर पे हम लोग करते चलेंगे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। कि मॉडर्न इंडिया में बहुत सारा कुछ है जानने लायक बात, जो कि बीपीएससी के सिलेबस में। तो ये सब बात हम बहुत सारा वीडियो में बताते आए हैं। तो आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो सोचे एक बार और वाकिफ करा दिया जाए आप लोग को कि कैसे कैसे वीडियो आता है नहीं आता है, ठीक है। एक और बात कि कल को फिर से काम आ गया थोड़ा सा, हमको फिर से थोड़ा घर जाना होगा। बस एक दिन का ही बस बीच में गैप रहेगा, उसके बाद आप लोग का वीडियो आते रहेगा। आप लोग के लिए ये बोर्ड ले लिया है, वो पुराना वाला बोर्ड में इतना सा था, तो उसमें पूरा टॉपिक क्लियर ही नहीं हो पाता था, और ऊपर से 40 मिनट का वक्त तो हो नहीं पाता था। इसीलिए थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लिया, ताकि 40 मिनट में बहुत कुछ कवर कर सके, जितना हो सके उतना कवर कर सके, ठीक है। जो भी नए हैं इस चैनल पे, जो भी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल पे दबा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा वीडियो जो आएगा आपको पता चलते रहेगा। हर वीडियो के बाद वाला टॉपिक देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए हर वीडियो को सिस्टमैटिक ढंग से देखना आपको पड़ेगा। आप नोट्स उम्मीद करते बना रहे होंगे, बहुत पहले से ये बात बताते आए हैं। आज बहुत दिन बाद मिले हैं तो थोड़ा मोड़ा यही पे बात करते हैं कि उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। टेलीग्राम में ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाए, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ बोले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं शुंग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग का मौर्य खत्म हो गया था, अशोक हम लोग लास्ट अशोक करके गए हुए थे, यही ना। अशोक करके गए हुए थे, उसका शिलालेख अभिलेख ये सबको थोड़ा थोड़ा ही डील किए हुए थे, क्या कि बोले थे कि टाइम तभी सही से नहीं मिल पा रहा था। तो शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, जितना तरह का लेख वेख है हम आपको बता चुके हैं। पूरा डिटेल से नहीं बताया, हम बोले थे कि फोटो आपको भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट वमेंट तो कुछ किए नहीं है, कमेंट आएगा तब उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अशोक तक जो भी वीडियो नहीं देखा पहले अशोक तक वीडियो देख लीजिए। हम लोग पूरा का पूरा हर्यक वंश से स्टार्ट एकदम किए हुए हैं। हर्यक वंश के बाद मतलब जितना तरह का वंश आया, शिशुनाग, नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद मौर्य कब देखे, उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं शुंग वंश के ऊपर। शुंग वंश जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पुष्यमित्र शुंग आता है, जो कि मतलब कि अश्वमेध यज्ञ भी किए हुए थे। तो उन सब के बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसको बस पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेगा नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले शुंग वंश। तो शुंग वंश 187 बीसी तक लगभग मौर्य काल रहा, उसके बाद कुछ ब्रेक आया, उसके बाद 185 से माना जाता है, 185 से शुंग वंश स्टार्टिंग रहा। और 10 राजा मिलके माना जाता है लगभग 112 वर्ष इसने शासन किया था। 10 10 मतलब रूलर मिलके 112 वर्ष लगभग, क्योंकि इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त है नहीं, इसीलिए पूरा एग्जैक्ट डाटा जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हम आपको पहले ही बोले हुए थे कि एंशिएंट में ज्यादा ये ईयर को लेकर नहीं माथापच्ची करना है कि ये बुक में ये दिया, ये बुक में वो दिया हुआ, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो मतलब इंपॉर्टेंट जो पूरा विख्यात चीज है वो आपको पता रहेगा, लेकिन जिसमें बीच वाला अथी में तो हम लोग मध्यस्थता वाला लेके चलेंगे कि इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे उस हिसाब से, ठीक है ना। देखिए शुंग वंश में चूंकि ये बड़ा बोर्ड अब हो गया, आप लोग को उम्मीद करते हैं पहले का थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा लाइट तो आ ही रहा होगा, लेकिन वो लाइट आपको दिक्कत नहीं करेगा, एगो यहाँ लाइट आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह वीडियो बनाया जा सकता है, धीरे धीरे करके बदलाव कुछ कुछ आते रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए इसको करते हैं। थोड़ा मोड़ा हम लोग का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चला गया, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए संस्थापक
संस्थापक हो गया आपका जाके पुष्यमित्र सुंग, बहुत ही ताकतवर, आपको पता ही होगा। जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं या कंपटीशन के लाइन में घुस चुके हैं, उसको पुष्यमित्र सुंग का नाम उनको पता होगा, याद होगा। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग याद होगा क्योंकि ताकतवर बंदा था ये, ठीक है ना। इसकी राजधानी थी विदिशा। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग हो गया संस्थापक, इसकी राजधानी होगी विदिशा। अब विशेषता क्या था? विशेषता था ब्राह्मण समाज। यहाँ की जो विशेषता था, इसका ब्राह्मण समाज का विशेषता था। हर जो जितने भी तरह के रूलर रहे, अधिकतर कोई ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने वाले वो थे, वैष्णव थे, ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म को फॉलो करने वाले हैं। तो इसका स्रोत हम लोग देखते हैं क्या क्या स्रोत है। एक साहित्यिक, अपुरातात्विक। साहित्यिक मतलब जो लिखना उखना रहता है वो, अपुरातात्विक मतलब कि कुछ खोज हो गया, लेख मिल गया, कुछ अभिलेख मिल गया, स्तंभ लेख, मतलब उस तरह का बोलता है अभिलेख। ठीक है, तो पुरातात्विक खोज हो गया वो चीज। तो साहित्य में बात करेंगे तो पतंजलि का महाभाष्य आ गया। ठीक है, इसको टिक मारते चलेंगे। पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी, और अभिज्ञान शकुंतलम हो गया आपका जाके कालिदास का, और सॉरी मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम नहीं, मालविका अग्निमित्रम। पतंजलि का महाभाष्य हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, और फिर कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सुंग वंश के बारे में, इसमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में चर्चा है। पुष्यमित्र सुंग ने किस प्रकार से विदर्भ के शासक को हराया, मतलब सौराष्ट्र के शासक को, कैसे उन लोग का बीच प्रतिस्पर्धा चला, तो ये मालविका अग्निमित्रम में ये बात की चर्चा करते हैं कालिदास। ठीक है, उसका दो गो छोटा छोटा और स्रोत आता है, दिव्यवादन और तारंत। ये है बौद्ध विद्वान, बौद्ध बौद्ध विद्वान। तो इतना इतना स्रोत हो गया आपका जाके साहित्यिक स्रोत में। पतंजलि, पतंजलि का हो गया आपका जाके महाभाष्य, पाणिनि का हो गया अति, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, फिर कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो इतना तरह का हो गया साहित्यिक, अदिव्यवादन, तारंत, इतना तरह का हो गया आपका जाके साहित्यिक। अब पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे तो एक अयोध्या का अभिलेख मिलता है। अयोध्या का अभिलेख जो कि धनदेव के द्वारा बनाया गया था, अयोध्या का अभिलेख, वहां से सुंग वंश की जानकारी बहुत कुछ मिलता है। तो यही वाला जो था अयोध्या का अभिलेख, अयोध्या के अभिलेख में जो पुष्यमित्र सुंग है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं 2 गो, इसके बारे में उल्लेख है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ जो किया था वो कहाँ से पता चलता? तो वो पता चलता अयोध्या के अभिलेख के, जो कि धनदेव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और बात करते हैं तो बेसनगर का अभिलेख। बेसनगर का अभिलेख से भी सुंग वंश का बारे में पता चलता है, जो कि राजदूत हेलियोडोरस का था। मतलब कि यवन के राजदूत उस समय। अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं यवन, इंडो ग्रीक, ये वो सब कुछ पढ़ने वाला है कि कौन शासक क्या था नहीं था, उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेलियोडोरस एक यवन का राजदूत रहा है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य में जैसे कि पढ़े थे कि मेगास्थनीज था राजदूत, उसी प्रकार ये यवन राजदूत हेलियोडोरस, इसने बेसनगर का अभिलेख इसी का। ठीक है, भरूत अभिलेख, भरूत अभिलेख में शुंग वंश का वंशावली को बताया गया। भरूत अभिलेख में वंशावली की किसके बाद कौन आया कौन आया, जैसे कि सबसे पहले पुष्यमित्र सुंग, वसुमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, उसके बाद कुछ कुछ रूलर और भी रहा, लेकिन उस सब के बारे में उतना जानकारी प्राप्त नहीं होता। उसके बाद भागवत, अदिभूति, मतलब कि टोटल 10, एक तरह समझ लीजिए 10। यहाँ पे 3 2 5, 5 का 5 थोड़ा बड़ा जानने के लिए है, अब बाकी नहीं है जानने के लिए, ठीक है ना, उतना समझना है। तो पुष्यमित्र सुंग सबसे पहला रूलर, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागवत, अदिभूति सबसे लास्ट रूलर रहा। ठीक है, ये हो गया आपका जाके सुंग वंश का बेसिक नॉलेज, कि सुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया, कैसा समाज था, क्या स्रोत था। स्रोत में क्या आ गया? पाणिनि, पाणिनि आ गया, एगो कालिदास का आ गया, और एक एक आ गया पतंजलि का, पतंजलि का महाभाष्य आ गया, पाणिनि का अष्टाध्यायी आ गया, और फिर कालिदास का सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, तो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम आ गया। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग देख लिए। पुरातात्विक में अयोध्या का अयोध्या का अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, भरूच अभिलेख, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जो भी नए हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, वहां पे कुछ भी दिक्कत आता है तो वहां पे आप पूछ लीजिए। जो भी बोल रहे हैं कि सर पार्ट 2 का बैच स्टार्ट कीजिए, पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 का हम पहले ही बता चुके हैं। पार्ट 2 ऑनर्स, पार्ट 2 का जो है हिस्ट्री ऑनर्स का पहले ही सब कुछ हो चुका है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सब हम कर चुके हैं। तो आप लोग जो भी है पहले एक बार चैनल को देख चेक कर लीजिए। अगर कुछ नहीं मिलता पार्ट 2 में, अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा, उस पर ट्राई करेंगे कि एक दिन एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो ध्यान देने वाला है। कहीं भी इधर में कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिएगा,
या यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग जो इस यहाँ का ताकतवर, सबसे ताकतवर रूलर पुष्यमित्र शुंग है। जो भी क्वेश्चन बनता है इसी से क्वेश्चन बनता है, और बाकी सबसे उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग, तो संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग पहले ही हम लोग देख लिए कि ये संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। 2 अश्वमेध यज्ञ किया, ये बात भी हम लोग देख लिया। अयोध्या के अभिलेख से ये 2 अश्वमेध यज्ञ करने का पता चलता है, जो कि बनाया था धनदेव के द्वारा, ठीक है। ये देखिए धनदेव द्वारा, पतंजलि इसका पुरोहित था। पतंजलि जो कि अष्टाध्यायी के लेखक है, पतंजलि जो अष्टाध्यायी के लेखक है, तो ये इन्हीं के पुरोहित थे, और इनके द्वारा अष्टाध्याय लिखा गया इन्हीं के शासन काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही लिखा गया। ये देख लिया, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। थोड़ा मिस्टेक, पतंजलि महाभाष्य क्या है, पाणिनि अष्टाध्याय का, सॉरी, थोड़ा सा स्लिप हो गया था। पाणिनि अष्टाध्याय और पतंजलि महाभाष्य। तो महाभाष्य की रचना किया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, मतलब कि शुंग के कार्यकाल में, ठीक है ना। महाभाष्य की रचना पतंजलि चूंकि इसके पुरोहित है, तो इसीलिए ये इन्हीं के काल में महाभाष्य की रचना करते हैं, ठीक है। इसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क और फिर भागवत धर्म का इसको उद्धारक बोला जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म को एकदम निस्तो नाबूद करना चाहते थे पुष्यमित्र शुंग। तो इसे उनको बौद्ध धर्म का उत्पीड़क और फिर भागवत धर्म का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि वो भागवत धर्म को अपनाने वाले थे, ब्राह्मण से बिलोंग कर रहे थे, तो इसीलिए वो भागवत धर्म को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ज्यादा उसको बढ़ा रहे थे। तो इन्हें 84,000 स्तूप जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था, उसको तोड़वाने का कार्य किए थे, ठीक है। बाद में जाके अग्निमित्र उसको फिर से बनवाते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क और ब्राह्मण धर्म का उद्धारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया ना। अगर क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि इतिहासकालीन, अति प्राचीन इतिहासकालीन कौन सा ऐसा शासक है जिसको कि बौद्ध धर्म का उत्पीड़क और फिर भागवत धर्म का उद्धारक कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना ये सब चीज में। उसका देखिए इसके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सबसे पहले तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखे। पतंजलि महाभाष्य, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि महाभाष्य किसके रचना है, तो पतंजलि की रचना। अष्टाध्याय किसकी रचना है, पाणिनि की रचना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेखक है जो कि स्रोत के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मौर्य का अलग अलग स्रोत जो था, और फिर उससे पहले जो हम लोग गए महाजनपद का क्या क्या स्रोत था, तो वो सब में जो लेखक है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में आपको भेटा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सबको डायरेक्ट याद रखने का ट्राई करना है। उसका देखिए मनुस्मृति की रचना इस काल में हुई, मनुस्मृति की रचना। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में आप लोग को थोड़ा मोड़ा सर्च करके बताना है कि ये इसकी रचना किसने की, इसकी रचना किसने की। इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। इसीलिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, मनुस्मृति की स्मृति की रचना किसने की, ठीक है। अच्छा से इसको पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। उसका सांची स्तूप को तोड़ा, सांची स्तूप को पुष्यमित्र शुंग तोड़ देते हैं, फिर बाद में जाके इसके जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र ने बार बार मरम्मत कराया। तो सांची स्तूप को क्यों तोड़ा जाता है, कोई आइडिया लगा सकता है कि क्यों तोड़ा होगा सांची स्तूप को। 1 सेकंड वीडियो को पॉज करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों ऐसा क्यों किया होगा सांची स्तूप। क्या आंसर आया, सांची स्तूप को इसलिए वो तोड़ दिया था क्योंकि इसको बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा जाता है, उत्पीड़क। और जो कि आपको पता होगा सांची स्तूप अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा, बड़ा तो नहीं मतलब कि बौद्ध धर्म का एक संरक्षक के रूप में, एक बौद्ध धर्म का प्रचारक के रूप में सांची स्तूप को बनवाया गया था। अब पुष्यमित्र शुंग उसको पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में जाके अग्निमित्र जो कि सब संप्रदाय को लेके चलने का बात करता है, हालांकि वो भी अति ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, लेकिन कोई कोई नहीं बंदा होता है कि मतलब कि हाँ चलो सब अच्छा है सबको लेके चलो, तो बाद में मरम्मत कराया गया अग्निमित्र के द्वारा, ठीक है। अब इसमें लास्ट बचा युद्ध, किसके किसके साथ युद्ध हुआ पुष्यमित्र शुंग का। तो पुष्यमित्र शुंग का सबसे पहले युद्ध हुआ विदर्भ के साथ, सबसे पहले युद्ध हुआ विदर्भ के साथ युद्ध हुआ। विदर्भ सौराष्ट्र, विदर्भ मतलब कि सौराष्ट्र वाला एरिया। अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हरा दिया। ये देखिए अग्निमित्र, अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक को हरा दिया, यज्ञसेन को हरा दिया। यहाँ पे देखिए ये है अग्निमित्र। हालांकि इससे पहले पुष्यमित्र शुंग की भी वहां से फाइट हुई थी, लेकिन बाद में जाके अग्निमित्र उसको संभालता है, ठीक है। तो विदर्भ के साथ युद्ध, सबसे पहला युद्ध शुंग वंश में हो गया। अग्निमित्र ने क्या किया, विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद यवन के साथ दूसरा युद्ध। यवन वाला लोग क्या किया था, यवन वाला लोग अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसको रोक लिया था। और आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ कैसा यज्ञ है,
कि मतलब कि उसमें क्या करता है, अशोक को छोड़ दिया जाता है, मतलब घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, जहां तक वो जाएगा वो एरिया मेरा। लेकिन यवन वाला क्या किया, यवन वाला लोग उसको रोक दिया, तो ये रोक दिया तो युद्ध, जाहिर सी बात है युद्ध होगा। तो उसके बाद युद्ध देखने को मिलता है, वसुमित्र और यवन मिलेंद्र के द्वारा युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, तो यवनों के साथ युद्ध भी हुआ, शुंग वंश में युद्ध हुआ। ये एक प्रकार का ऐसा शासक, मतलब कि ऐसा वंश रहा है जो कि अपना पुष्यमित्र शुंग का खास तौर पे बात करें तो मतलब कि अपना साम्राज्य को विस्तार करते हुए विदेशी आक्रमण को रोकने का कार्य किया। मतलब विदेशी लोग इसके टाइम पीरियड में नहीं आ पा रहे थे कि चलो भैया आक्रमण चलो कर देते हैं, नहीं। पुष्यमित्र शुंग इतना था, मतलब सक्षम था कि अपना साम्राज्य विस्तार के साथ साथ दूसरा को अपने साम्राज्य में आने से रोकना। तो ऐसा इनका मतलब कि कर रहे थे। तो इसीलिए यवन जो अश्वमेध को रोक दिया, तो उसको वहीं पे उस पार जाके उसको लड़ाई किया। ठीक है। उसके बाद आता है खारवेल के साथ युद्ध। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभिलेख है। अभिलेख, ये अभिलेख बार बार हम लोग को चर्चा में देखने को मिलेगा। बाद में बाद में भी हम लोग को चर्चा में ये देखने को मिलेगा, जब हम लोग अति गुप्ता गुप्ता पढ़ेंगे, तब वहां पे देखने को मिलेगा थोड़ा मोड़ा। और इससे पहले भी हम लोग को देखने को मिला, कलिंग के आसपास हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे देखने को मिल रहा था हाथी गुम्फा अभिलेख। तो खारवेल का जो जितना भी तरह का खारवेल के साथ जो युद्ध हुआ, वो हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो इसमें क्या हुआ, खारवेल ने शुंग को हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि खारवेल के द्वारा शुंग की हार हो गई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह बात का प्रमाण मिलता है कि शुंग वंश को खारवेल के द्वारा हराया गया। हालांकि इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग खारवेल करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा डिटेल से और जानेंगे। ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग का यवन, ईरानी, तो मतलब कि इंडो ग्रीक, विदेशी आक्रमण को हम लोग, इसके बाद वाला टॉपिक विदेशी आक्रमण को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे खारवेल के बारे में। खारवेल जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब कि खारवेल से क्वेश्चन आता भी है, तो इसीलिए उसको देखेंगे बाद में। उसके बाद देखिए 84,000 स्तूप, जो कि हम बताएं कि अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूप, जब अशोक का धम्म पढ़ाएंगे। एक किसी ने कमेंट किया था कि सर अशोक का धम्म बताइए, मतलब कि उसका भी क्वेश्चन रेडी कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा मोड़ा जो है ना, कम समय मिलता है, उतना समय नहीं मिल पाता है कि सब क्वेश्चन को पर्टिकुलर पूरा लंबा वे में डील करें। लेकिन फिर भी यदि टेलीग्राम में आप जो भी कमेंट किया, नाम तो याद नहीं है, टेलीग्राम में आप बताइए। अगर वहां पे आपको समर्थन मिलता है कि हाँ इसमें वीडियो बनना चाहिए, और भी कोई कोई बंदा को अगर चाहिए कि हाँ इसमें वीडियो बनना चाहिए, तो वो हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो हम डाल पाते हैं, वो भी 40 मिनट का वीडियो डाल पाते हैं। और भी बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, और कल भी नहीं आएगा, जैसा कि हम बता रहे कि थोड़ा फिर से अर्जेंट काम पड़ गया, फिर से हमको घर जाना होगा। लेकिन बीच बीच में धीरे धीरे ऐसा सुविधा करेंगे कि हम घर से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। उस दिन मोबाइल से वीडियो बना लेंगे, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा तो कर ही सकते हैं एडजस्ट पढ़ाई के लिए। ठीक है। और आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो हम बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब बेस बनाने के लिए और फिर आगे की बात जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है कि आपको पता ना चले, जब क्वेश्चन बैंक अगर खोलिएगा तब पता चलेगा। ठीक है। तो हाँ, 84,000 स्तूप का जो अशोक निर्माण किया था, उसको तोड़वा दिया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और इसमें एक बात और बात जानने वाला बात है कि मिलिंद पन्नो मिलिंद पन्नो में नागसेन और मिलेंडर का संवाद है। ये कौन है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देख लेंगे ये कौन है। तो नागसेन और मिलेंडर का संवाद है मिलिंद पन्नो में। और इस काल को महाकाव्यों का काल कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी के काल में रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का इतने तक हम लोग शुंग वंश पूरा खत्म हो गया। ये सब क्या है ना कि शुंग वंश हो गया, फिर पल्लव हो गया, फिर चोल हो गया। ये सब वंश बहुत कोई को समझ में नहीं आता, बहुत कोई पढ़े नहीं है इस वंश के बारे में। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि अ, लगता है क्या कि इन लोग कुछ किया ही नहीं। जो सेंटर, मतलब जो दिल्ली पे शासन किया वही शासन किया, बाद बाकी तो सब मतलब हवाबाजी किया। नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोग के बारे में भी थोड़ा बड़ा जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ना असली इतिहास समझ में आएगा कि हाँ भैया ये इतिहास था, है कि नहीं। तो अगल बगल का एरिया वाला भी को समझना पड़ेगा, जो कि मतलब कि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब खुला घोड़ा जैसा पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग उस तरह पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सॉरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उस तरह का हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मन सो पढ़ रहे हैं। तो उसमें तो सुन एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, आपको जो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उसको पता होगा कि एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। एंशियंट भी और मॉडर्न भी, दोनों एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। और आप इसको बहुत जगह रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं एंशियंट, लेकिन आप बीए पार्ट 1 में इसको रिलेट कर सकते हैं। और फिर इसको बीपीएससी का जो पीटी का क्वेश्चन है वहां से रिलेट कर सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन है वहां से रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शनल का अगर हिस्ट्री ऑप्शनल रखना चाहते हैं वहां से भी। मतलब सबका सब मतलब एक ही तरह का
पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। अगर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री तीनों का अगर पूरा जड़ से अगर पढ़ लिया जाए तो एक ऑप्शनल तो आपका रेडी हो जाएगा इससे ही, ठीक है। ऐसा सिलेबस को बनाया गया, डिजाइन किया गया। तो जितने ही पार्ट वन में फाकी वाकी मार रहे हैं, पार्ट टू में भी फाकी वाकी जो भी मार रहे हैं, पार्ट थर्ड में थोड़ा सा जागरूक हो जाना है कि नहीं आप तो मतलब कि अब पढ़ना है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बाद बाकी उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा ज्ञान भी थोड़ा मोड़ा दे ही देता है। मतलब बोलना स्टार्ट करते हैं तो मन करता है थोड़ा और बोल ले, थोड़ा और बोल ले, लेकिन नहीं बोलते क्योंकि टाइम लिमिट है कि 40 मिनट से ज्यादा बनेगा तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं डिलीवर हो पाएगा। बहुत तरह से, बहुत तरह का यहाँ पे पाबंदी है मेरे पास, कि मेरे पास नेट नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फलना चिल्ला बहुत तरह का है, ठीक है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम जितना कर रहे हैं धीरे धीरे करके थोड़ा मतलब और क्वालिटी अच्छा करते चलेंगे। ये जो लाइट वाइट आ रहा है, इधर इधर लाइट आ रहा है, वो सबको ठीक ठाक धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है ना। और बाद बाकी उम्मीद करते हैं कि मजा ही आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सूंग वंश तो समझना आसान ही है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। बस ये बोर्ड मतलब एक बोर्ड देख लीजिए आप लोग, फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। मतलब एक बोर्ड, सिर्फ एक बोर्ड तो जानने वाला बात है। और यही अगर पहले वाला बोर्ड मेरा होता तो टिपी टिपिर करके मतलब दो दो बार मिटाओ, दो बार लिखो, तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सीधा इसमें, सीधा एक बार में कहानी खत्म। एक दिन में एक टॉपिक आप कहानी खत्म हो जाएगा। और हर दिन हम वीडियो अब लाएंगे। जिस दिन बहुत जरूरी होगा उसी दिन सिर्फ वीडियो नहीं आएगा, बाद बाकी मेरा हर दिन वीडियो आएगा, ठीक है। इसीलिए ऑल पे करके रखिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना बजे वीडियो लेके आए, ठीक है। रात के, दोपहर, सुबह, शाम, कब, टाइमिंग के साथ आप लोग सब एक साथ समर्थन कीजिएगा, टेलीग्राम में भी और यहाँ भी। अब हम हर जगह पे एक्टिव रहेंगे, टेलीग्राम में भी एक्टिव रहेंगे, यूट्यूब में भी एक्टिव रहेंगे। आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आया तो इसका मतलब क्या टारगेट भूल गए क्या अपना। नहीं नहीं भैया, टारगेट वारगेट कुछ नहीं भूले भूले हम लोग ये जो टारगेट बना के चल रहे हैं इसी टारगेट के फॉलो करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ज्ञान भी अच्छा लग रहा हो, मतलब कि मजा आया होगा, थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे हम। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब। कल नहीं हो पाएगा जैसे कि बता रहे, घर जा रहे हैं परसों। ठीक है, परसों आप मिलते हैं। कल नहीं जाएगा, परसों वीडियो आएगा, परसों हम लोग मिलेंगे एकदम अपने टाइम पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।